नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलौदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर विकास कुमार आज फलौदी दौरे पर रहे। उनको जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में उन्होंने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भारतीय न्याय संहिता को लेकर जानकारी साझा की। साथ ही इस कानून में बदलाव की सराहना करते हुए आगे साइबर अपराधों को लेकर भी जानकारी दी गई और लोगों से अलर्ट रहने का आह्वान भी किया गया। उन्होंने क्या कहा, आगे यह जरूर आप सुने। नए जो कानून पारित हुए फिर लागू हुए 1 जुलाई के बाद से, तो लागू हुए करीब करीब इनके 4 महीने हो गए हैं। किस तरीके से उनकी पालना में क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं तकनीकी रूप से, उस पर विचार है। जो सबसे बड़ी चीज़ है नए कानूनों के बारे में कि इसमें एक दर्शन का, न्याय के दर्शन का अंतर है, परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे पहले कहते थे हम लोग भारतीय दंड संहिता, अब उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन है। दंड का मतलब था कि जो इसने दोष किया, जिसने गलती की, उसको सजा मिले, और वहां पर आकर न्याय शायद रुक जाता था। पर जो मुख्य केंद्रित जहां ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए पीड़ित को न्याय मिले, समाज को यह महसूस हो कि न्याय हुआ है, और न्याय का सही और गलत का रास्ता क्या है, किधर चलना है। तो उस दर्शन के तहत इसका नाम भारतीय दंड संहिता से बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया। उसी प्रकार आप देखेंगे CRPC होती थी, दंड प्रक्रिया संहिता, यानी किसी ने दोष किया उसको किस प्रकार सजा दिलानी है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, सिर्फ वो थी। तो इसमें तो सिर्फ दोषी और राज्य था। एक आम नागरिक, उसका नाम चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया। यानी इस देश में, इस देश के संविधान में, इस देश के विधान में, इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक नागरिक किस तरीके से सुरक्षित है, उसके अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो रही है, उसके सारे मानवाधिकार हों, कानूनी अधिकार हों, वैधानिक अधिकार है, उनकी सुरक्षा कैसे होनी है, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो इस तरीके से आप देखें तो कितना बड़ा दर्शन का अंतर है। नागरिक सुरक्षा संहिता जो दंड प्रक्रिया संहिता थी। तो इसके अलावा जो किया गया इसमें वो ये था कि जब ये कानून लागू हुए तो भारत गुलाम था। आज स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र रूप से विचार रखता है, पूरी दुनिया में भारत का विचार स्वतंत्र रूप से रहता है। इस कानून में जो पुराने कानून थे उसमें कई सारे ऐसे अपराध होते थे जिनके लिए सजा बड़ी थी, कुछ ऐसे अपराध थे जो उसमें शामिल ही नहीं थे, कुछ ऐसे अपराध थे जिनको बड़े हल्के में लिया गया था। तो इन सारी चीज़ों को फिर से एक बार संशोधित करके, परिमार्जित करके जो नए अपराध आ रहे हैं, जैसे साइबर अपराधों की बात अभी आप कह रहे थे, अब साइबर अपराधों के लिए जो आपको मुख्य साक्ष्य मिलने हैं, तकनीकी मिलने हैं, पर इन तकनीकी साक्ष्यों को कैसे समाहित किया जाना है अनुसंधान की प्रक्रिया में, उसके आधार पर दोषी का निर्धारण कैसे होना है, यह प्रक्रिया पुराने कानूनों में बहुत ज़्यादा स्थापित नहीं थी। अगर डिजिटल कोई एविडेंस है तो उसको किस तरीके से कोर्ट स्वीकार करे, पुलिस उसको अनुसंधान में कैसे ले, इन चीज़ों पर बहुत जोर दिया गया, जो कि साइबर क्राइम से डील करने के लिए बहुत ही उपयोगी कदम है। उसी तरीके से आप देखेंगे जितने आपके यहाँ पहले मामले होते थे कि भाई इन्होंने 4 लोगों ने ये कहा, 4 लोगों ने ये कहा, बयानों पर ही फैसला हो गया। ओरल एविडेंस जिसको कहते हैं, मौखिक साक्ष्य। फिर आपने देखा होगा उसमें मौखिक साक्ष्य में कोई आदमी आज कुछ कह रहा है, कल वो भूल गया, कल वो बदल गया, कल किसी मजबूरी के तहत या कहीं कुछ प्रलोभन के तहत उसने कुछ और कह दिया। तो अगर सिर्फ मौखिक साक्ष्यों पर ही चीज़ें चलती रहती तो फिर वही खेल चलते रहता। तो अब कानून में चेंज किया गया, इसको नागरिक सुरक्षा संहिता में चेंज किया गया, और यह किया गया
कि जहाँ भी मौके पे पुलिस जाएगी, कोई सीजर होगा, उसको वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। 5 साल के बाद 5 साल का टाइम दिया गया है कि जो भी ऐसे अपराध होंगे जिनमें 7 साल से बड़ी सजा है और जहां एमओ अपराध जिसको कहते हैं, मोटस ऑपरेंडी अपराध, उन अपराधों में एफएसएल की टीम जाएगी। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो हमारी होती है एफएसएल की टीम जाएगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी। फिंगरप्रिंट ब्यूरो हमारा एमओ भी अलग से जाएगा, वो करेगा। मौके से जो सबूत उठाने हैं वो विशेषज्ञ जाएंगे, एफएसएल वाले जाएंगे और उस पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। तो अब अगर कोई आदमी कहे भी कि यह घटना नहीं हुई थी, उदाहरण के तौर पे आप मान लें कि कोई दुर्घटना हुई, अब अभी क्या होता है, ड्राइवर के बयान ले लिए, पीड़ित के बयान ले लिए, उसके बयान ले लिए, 4 गवाहों के बयान ले लिए, हो गया। बट अब जब एफएसएल की टीम जाएगी तो वो टीम जाके वहां पे पूरे वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट करेगी, वीडियोग्राफी होगी उन चीज़ों की, तो बदल सकने का स्कोप कम हो जाएगा। तो किस तरीके से इसको वैज्ञानिक और वैधानिक रूप दिया जाए, इसको लेकर नए कानून लागू किए गए। और सबसे बड़ा जो सवाल है वह है दृष्टिकोण में परिवर्तन का। किसी जमाने में पुलिस साम्राज्य के सम्राट के, या जो जिसको कहिए जो एम्पायर था, स्टेट था, उसके लिए एक एजेंट थी, उनके लिए काम करती थी। धीरे धीरे पुलिस का रूप बदला और हम लोग दोहक से सेवक की भूमिका में हैं। अब सेवक की भूमिका मतलब जो फोकस है वो पब्लिक पे होना चाहिए। तो पब्लिक को किस तरीके से केंद्र में रखकर पुलिसिंग की जाए और पुलिसिंग की सारी प्रक्रिया पब्लिक को केंद्र में रख के, जनता को केंद्र में रख के हो, कि जनता को सहूलियत मिले, जनता को न्याय मिले, पीड़ित को राहत मिले, इसको देखते हुए सारे नए कानून बनाए गए हैं। शुरू के फेज में, प्रथम फेज में, चूँकि अब वैज्ञानिक साक्ष्य लेने हैं तो रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, मान लीजिए टेक्निकली प्रशिक्षण की कमी है, अप्रोच की कमी है, कुछ जड़ता भी होती है कि पुराने तरह से चलना चाहते हैं, कुछ समझदारी की कमी होती है, कुछ चीज़ों को ढर्रे में आने में समय लगता है। तो उसी चीज़ों को लेके अभी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या निवारण किया जा सकता है और पुलिस के दृष्टिकोण में किस तरीके से परिवर्तन लाना है। पुलिस में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी समस्या पहले भी रही है, जो मुझे वैसे नहीं कहना चाहिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है। थाने में आप चले जाएंगे तो बहुत सारे लोग टेक्निकल एविडेंस में कहेंगे तो मुझे नहीं जानता, एक सिपाही है जो यही देख सकता है साइबर क्या है, कैसे है। यह नहीं है, दृष्टिकोण बदलना है। हर आदमी को कंप्यूटर पे टाइप करना आना चाहिए, कंप्यूटर पे अपना एंट्री करना आना चाहिए, कंप्यूटर से डेटा लेना आना चाहिए, कंप्यूटर पे डेटा डालना आना चाहिए, डिजिटल एविडेंस कैसे लेने हैं, वीडियोग्राफी कैसे करनी है, सबूतों को कैसे सॉफ्ट कॉपी में तब्दील करना है, वो आना चाहिए। इस मानसिकता को बदलने में थोड़ा वक्त लगा पर इसको बहुत तेज़ी से बदला जाना है। तो इन्हीं चीज़ों को लेते हुए हम लोग ये सारे जो सत्र सेमिनार कर रहे हैं, केंद्र है पब्लिक, कि यह चीज़ें जब पुलिस जितनी आसानी से लागू करेगी, जितनी तेज़ी से लागू करेगी, त्वरित गति से लागू करेगी, लोगों को उतनी राहत मिलेगी। इन कानूनों के बारे में लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की भी एक कड़ी है आज, जिसमें प्रशिक्षित फिर से किया जाएगा, पुनः प्रशिक्षित किया जाएगा नए प्रावधानों के बारे में। आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि जो बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो जनता को जाननी चाहिए कि अब पहले क्या होता था, अब क्या नहीं होगा और अब क्या नया होगा, इससे जनता को जरूर अवगत कराएं कि कैसे होना है, क्या करना है। और साइबर क्राइम्स पे इन चीज़ों से, चूँकि जो डिजिटल एविडेंस लिए जाएंगे और हर पुलिसकर्मी इसके बारे में प्रशिक्षित होगा, तो हमारे पास एक और एक मिलकर 11 की पुलिस बल होगी जो साइबर क्राइम्स को अनुसंधान कर सकेगी और उनसे डील कर सकेगी। इसमें जो ज़रूरत है, जो सबसे बड़ी आज के दिन में, वो है साइबर जागरूकता की, लोगों तक पता चले। यह 2 चीज़ों पर आज साइबर क्रिमिनल्स खेल रहे हैं। 3 चीज़ों पर आप मान लें, आपका अज्ञान, आपके मन में लालच और आपके मन में डर। इन्हीं तीनों चीज़ों पर खेलते हुए साइबर क्रिमिनल्स आज समाज का दोहन कर रहे हैं, जो साइबर क्राइम्स हो रहा है। किसी को लालच दिया जाता है कि इससे आपको ये मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लॉटरी मिल जाएगी, वो आदमी कर लेता है। किसी को डराया जाता है कि आपका बेटा अभी यहाँ पकड़ा गया, पैसा दो तो नहीं छूटेगा, तो भय पर होता है,
और कई बार आपसे पासवर्ड मांग लेते हैं कि आपका मोबाइल जब्त हो, आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा, आप OTP दो। वो अज्ञान है। तो इन्हीं 3 अवयवों पर साइबर क्राइम फल फूल रहा है: अज्ञान, लालच और भय। इन तीनों का ही निदान है जागरूकता। तो इस जागरूकता के लिए बहुत जल्दी रेंज पुलिस साइवार करके एक अभियान चलाएगी ताकि लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा सके, उनको उनके मदद के लिए कौन सा विंडो खोला जाए जिसको 1 पॉइंट विंडो के रूप में यूज़ कर सकें और उससे उनको कुछ निदान मिल सके, जागरूकता मिल सके और फौरी निदान मिल सके। इस पर काम करने के लिए साइवार अभियान बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा। उसका ग्राउंड वर्क चल रहा है। बट आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, अपील है कि इस जागरूकता के अभियान में लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह का क्राइम होता है, क्या मोडस ऑपरेंडी है, इनको डील करने के लिए इसमें फंसना कैसे नहीं है, और यदि बाई चांस फंस गए हैं तो तत्काल कहाँ रिपोर्ट करके नुकसान को कम करना है। इन चीज़ों पर कुछ सीरीज चलाएं आप लोग। पुलिस बिल्कुल मदद करेगी इसमें। हम लोग उसका पूरा मटेरियल तैयार कर रहे हैं और साइवार के तहत उसको शुरू करेंगे। वहीं आज की अगली खबर, फलोदी पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं आज DST फलोदी की सूचना पर लाहौर थाना ने 62 ग्राम MDM बरामद करने के साथ ही परिवहन में प्रयुक्त वाहन स्कूटी को जब्त करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक फलोदी पूजा अवान ने बताया कि थाना लाहौर हल्का क्षेत्र के सरहद हंसादेश में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महेश पुत्र हजारीराम जाति विश्नोई निवासी नया बेरा पुलिस थाना लाहौर, संदीप पुत्र जगदीश जाति विश्नोई निवासी मुजासर पुलिस थाना लाहौर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 62 ग्राम MDMA को बरामद कर परिवहन में उपयुक्त वाहन स्कूटी को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं आज की अगली खबर, बोरुंदा पुलिस ने अवैध बजी माफियों के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई करते हुए सरहद हरिया ढाणा में पुलिस द्वारा 22 चक्का टेलर सहित कुल 78 टन अवैध बजी जब्त करके अवैध बजी खनन व परिवहन करने वाले 2 मुजरिमों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राम मूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस थाना बोरुंदा की टीम द्वारा आज सरहद हरिया ढाणा में एक 22 चक्का टेलर नंबर RJ 23 GA 6600 में भरी हुई 78 टन अवैध बजरी सहित अभियुक्त बनवारी लाल पुत्र रामेश्वर लाल निवासी फगलवा पुलिस थाना सदर जिला सीकर एवं दयाल पुत्र प्रभात निवासी शेरपुरा पुलिस थाना रानोली जिला सीकर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं आज की अगली खबर, कक्षा 3, 6 व 9 की कल 4 दिसंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा परख को लेकर परीक्षा संबंधी प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया। स्थानीय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल फलोदी में परख परीक्षा संबंधी ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग भी रखी गई थी। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के संबंध में पूरे भारत भर में कक्षा 3, 6 व 9 के चयनित विद्यालयों का सर्वे हो रहा है, जिसमें संबंधित विद्यालयों में परीक्षाएं परख के तहत आयोजित होगी। इस परीक्षा के संबंध में हेतु फलोदी स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल को जिला केंद्र बनाया गया है। क्योंकि स्वाभाविक है, अगर हमारा यहाँ से घटियाली की तरफ सेंटर आता है, केंद्र आता है हमारा, तो यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर है, फिर हम कैसे पहुँच पाएंगे। तो इसके लिए यही तय किया है कि जिनकी दूरी 30 किलोमीटर से अधिक है उनको आज ही प्रश्न पत्र दे दिए जाएंगे और